So let us understand this in an essay. Brains in a dish. What pea-sized brain organoids reveal about consciousness, the self, and our future as a species. When I moved from Brazil to the United States to train as a neuroscientist, I was shocked to discover that most of our knowledge about human brain in fact came from another species, the mouse. जब मैं ब्राज़ील से यूनाइटेड स्टेट गया, ऑथर बोल रहे हैं कि जब वो ब्राज़ील से यूनाइटेड स्टेट गए, किस लिए गए? ताकि वो न्यूरो साइंटिस्ट बन सके, उसकी ट्रेनिंग के लिए गए थे. तो उन्हें बहुत बड़ा शॉक लगा क्या देखकर कि जितनी भी हमारे ह्यूमन ब्रेन के बारे में नॉलेज है वो एक्चुअली किसी और स्पीशीज की वजह से आ रही है. किसकी वजह से? द माउस, चूहे की वजह से. दिस स्ट्रक मी एज pretty strange. After all, it wasn't the mouse brain that put us on the moon or that decoded the human genome. अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज बात है क्योंकि वो एक माउस का ब्रेन नहीं हो सकता जो हमें चांद पे लेके गया है, या फिर जिसने ह्यूमन जीनोम बोलते हैं हमारा सेट ऑफ जीन्स जो हर सेल के अंदर होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर. तो एक माउस ब्रेन तो ये काम नहीं कर सकता ना. तो ये बहुत स्ट्रेंज बात है. It was a human brain in all its complexity that generated our understanding of life and of the laws that govern the universe. वो तो ह्यूमन ब्रेन है जो कि इतनी सारी कॉम्प्लेक्सिटी को जनरेट कर, जो कि इतनी सारी कॉम्प्लेक्स चीज़ों को, इतनी सारी लाइफ के लॉज को, सब यूनिवर्स कैसे गवर्न हो रहे हैं, इन सब चीज़ों को समझ पाता है. Nonetheless, as a postdoctoral researcher, I set about busily learning how to dissect mouse brains. लेकिन फिर भी जब मैं पोस्ट डॉक्टरल रिसर्चर बन गया, मैं बिजी हो गया क्या करने में? टू डाइसेक्ट माउस ब्रेन्स. वो माउस ब्रेन्स को डाइसेक्ट करने में वो बिजी हो गए. आई होप टू फाइंड आउट मोर अबाउट द मेजर रीजन्स एंड इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स एसोसिएटेड विद मेंटल एंड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स सच एज ऑटिज्म एंड एपिलेप्सी एंड अल्टीमेटली हाउ टू फिक्स दैम. मैं इस उम्मीद के साथ ये सब कुछ काम कर रहा था ताकि मैं एक मेजर रीजंस को फाइंड आउट कर सकूं जिनकी वजह से मेंटल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे कि ऑटिज्म, एपिलेप्सी, और उनको कैसे फिक्स कर सकता हूं. अब ये ऑथर बोल रहे हैं, आई प्रैक्टिस अंटिल आई वॉज फाइनली एन एक्सपर्ट इन द एनाटॉमी ऑफ द माउस नर्वस सिस्टम. ऑथर बोल रहे हैं कि उन्होंने बहुत प्रैक्टिस करते रहे और इतनी प्रैक्टिस करी जब तक वो एक्सपर्ट नहीं बन गए माउस नर्वस सिस्टम के एनाटॉमी पे. But it was bloody work, and I paid the price at night. In my dreams, I replayed the vivid experience of removing the brains from tiny skulls and slicing them up. लेकिन ये काम बहुत ही गंदा था उनके लिए क्योंकि इसका प्राइस उनको रात में पे करना पड़ता था. रात को उनको सपने आते थे कि वो एक छोटे छोटे स्कल्स के अंदर से छोटे छोटे ब्रेन्स निकाल के उनको स्लाइस कर रहे हैं. Something about these nightmares was telling me not to continue down this road. इन नाइटमेयर्स में से कुछ ऐसी बात उन्हें बताई जा रही थी. नाइटमेयर्स उनको कुछ ऐसा बोल रहे थे ताकि वो इस रोड पे और आगे ना जाए, यानी कि वो और ज्यादा माउस को डाइसेक्ट ना करें, माउस के ब्रेन्स को. इवेंचुअली आई मस्टर्ड द करेज टू चैलेंज माई कलीग्स. व्हाट इफ द डिसीजेस वी वांट टू क्योर एंड द आंसर्स वी वांट वॉन्ट बी फाउंड इन द माउस ब्रेन. फाइनली उन्होंने बहुत एक करेज के साथ अपने जो कुलीग्स थे उनको चैलेंज कर दिया, ऑथर ने, कि उन्होंने चैलेंज कर दिया कि जिन डिसीज को हम ठीक करना चाहते हैं और जो आंसर्स हमें चाहिए, क्या पता वो माउस के ब्रेन में हो ही ना. Many scientists would remind me how similar these two species are in terms of brain structure. मोस्टली साइंटिस्ट क्या करते थे? ऑथर को याद दिलाते थे कि ये जो दो स्पीशीज हैं, माउस और ह्यूमन, उनके ब्रेन स्ट्रक्चर में कितनी ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं. However, despite the similarities, these two species took distinct evolutionary paths, adapting the brains for their respective lifestyles and evolutionary niches. लेकिन जितनी भी सिमिलैरिटीज हो, इन दोनों स्पीशीज ने बहुत डिफरेंट इवोल्यूशनरी पाथ ली है. उनकी जो ब्रेन्स है वो डिफरेंट तरीके से अडेप्ट हुए सराउंडिंग्स को लेके, लाइफस्टाइल्स को लेके, और उनका इवोल्यूशन बहुत ही अलग तरीके से हुआ. दिस एक्सप्लेन्स व्हाई क्योर्स इन माइस डोंट ऑलवेज ट्रांसलेट्स इनटू क्योर्स फॉर ह्यूमंस. इसी बात से ये पता लगाया जा सकता है कि जो माइस के ऊपर, जो चूहों के ऊपर हम इलाज करते हैं, वो ज्यादातर इलाज हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि वो इलाज ह्यूमंस पे भी काम करे, वो क्योर ह्यूमंस पे भी काम करे, ऐसा जरूरी नहीं होता. बट देयर इज अ रीजन व्हाई न्यूरो साइंटिस्ट टेंड टू रिलाई ऑन माउस मॉडल्स.
लेकिन इसका भी एक रीजन है कि न्यूरो साइंटिस्ट एक माउस के मॉडल के ऊपर ही क्यों भरोसा करते हैं इतना ज्यादा. इट्स मोर प्रैक्टिकल देन टेस्टिंग ऑन पीपल, क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है. अगर हम एक माउस के ब्रेन को डायसेक्ट करेंगे तो कोई हंगामा नहीं होगा, ये बहुत प्रैक्टिकल चीज है. लेकिन हम एक ह्यूमन के ब्रेन के ऊपर डायसेक्शन करेंगे तो ये बहुत ज्यादा अनप्रैक्टिकल होगा. इतने सारे ब्रेन्स कहाँ से लाएंगे टेस्टिंग के लिए. Historically, however, it's left us with many unanswered questions such as when does the first human neuron fire and when does the human cortex form. और इतिहास गवाह है कि इसी वजह से हमारे पास इतने सारे unanswered questions हैं, जैसे कि पहला ह्यूमन न्यूरॉन कब फायर हुआ था, ह्यूमन कॉर्टेक्स कैसे फॉर्म हुआ. We do at least know when the human cortex, the brain region that's related to our most sophisticated types of cognition forms, it grows in utero. हालांकि अब हम ये जानते हैं, एटलीस्ट हमें इतना तो पता है कि ह्यूमन कॉर्टेक्स जो एक ब्रेन का बहुत ही ज्यादा ऐसा रीजन है जिसमें कि बहुत ही सोफिस्टिकेटेड यानी कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप का कॉग्निशन होता है. ये कहाँ पे फॉर्म होता है? यूट्रो के अंदर, यानी कि यूट्रस के अंदर. जब बच्चा यूट्रस के अंदर होता है तब. While we normally use non-invasive techniques such as ultrasound to visualize the developing fetal brain, we can't experimentally investigate it at a resolution that allows us to understand it. हाँ, हम बहुत नॉर्मली तो वैसे अल्ट्रासाउंड वगैरह यूज करते हैं ताकि हम फर्टल ब्रेन को देख पाएं, विजुलाइज कर पाएं, बट हम एक्सपेरिमेंटली उसको इतने अच्छे रिजोल्यूशन के साथ उसको समझ नहीं सकते अगर वो यूट्रस के अंदर होता है तब. The limitations aren't just technological. There are obvious ethical concerns about invasively studying a human embryo inside the womb. इसके limitations खाली ये नहीं कि हमारे पास इतनी ज़्यादा टेक्निक्स थी, इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं हुआ है. इसके अलावा ये भी है कि एथिकल कंसर्न्स, कि हम किसी ह्यूमन एम्ब्रियो को वॉर्म के अंदर अगर देखेंगे तो एथिकल कंसर्न्स भी आ जाते हैं. What if we could recreate the human brain outside the uterus? In 2008, the Japanese researcher Yoshiki Sasai showed that it was possible to cultivate artificial human neural tissue outside the womb. But what if we could recreate the human brain outside the uterus? अगर क्या होगा अगर हम ह्यूमन ब्रेन को यूट्रस के बाहर बना पाए, उसको रिक्रिएट कर पाए. तो 2008 में क्या हुआ, एक जापानी रिसर्चर थे जिनका नाम था योशिकी सासाई, जिन्होंने बताया कि पॉसिबल है एक आर्टिफिशियल न्यूरल टिश्यू को वर्म के बाहर क्रिएट करना. सो कॉल्ड प्लूरिपोटेंट. उसका नाम क्या दिया? प्लूरिपोटेंट. स्टेम सेल्स हैव द एबिलिटी टू जनरेट सेल टाइप्स फॉर ऑल टिश्यूज इन ह्यूमन बॉडी. प्लूरिपोटेंट क्या होता है? इसके नाम से पता चलता है. प्लूरिपोटेंट मतलब ऐसे सेल्स जो कि अपने आप को मल्टीप्लाई करने के लिए एबल होते हैं, मतलब वो खुद को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और सेल्स को बर्थ दे सकते हैं. उनको वैसे स्टेम सेल्स जो कि हमारी पूरी बॉडी के टिश्यू, पूरी ह्यूमन बॉडी में टिश्यू बनाने के काम आते हैं. You can find pluripotent stem cells in the human embryo or by reprogramming cells from a more developed organism. हम pluripotent cells जो हैं stem cells वो human embryo से भी ले सकते हैं और या फिर थोड़ा सा उनको reprogram करके किसी और organism में से भी, which captures the genome of the donor, जिसके अंदर donor का genome present हो. Independent of its origin, Sasai has shown that one can guide these cells to become a neural tissue by exposing them to specific external factors. सासाई ने बताया ऑरिजिन से अलग इन जो ये छोटे छोटे उन्होंने प्लूरिपोटेंट सेल्स लिए हैं, ये न्यूरल टिश्यू में कन्वर्ट करने लायक होते हैं अगर उन्हें कुछ स्पेसिफिक एक्सटर्नल फैक्टर से एक्सपोज किया जाए. When suspended in liquid, these neural committed cells will spontaneously self-aggregate and form small, organized three-dimensional clusters that resembles the anatomic structure of the fertile human brain. अगर इन्हें किसी लिक्विड में सस्पेंड कर दिया जाए जिसके अंदर प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स हो, तो जो न्यूरल कमिटेड सेल्स होते हैं ये स्पॉन्टेनियसली सेल्फ एग्रीगेट हो जाते हैं, यानी कि खुद को एक शेप देने लगते हैं, अपने आप को एक 3 डायमेंशनल क्लस्टर्स में एक शेप देना शुरू कर देते हैं. और ये जो उनका क्लस्टर्स होते हैं वो ऐसा एनाटॉमिक के हिसाब से जो फर्टाइल ह्यूमन ब्रेन है उससे रिजेंबल करता है वो स्ट्रक्चर. वी नाउ कॉल दिस स्ट्रक्चर्स ब्रेन ऑर्गेनॉइड्स या मिनी ब्रेन्स इन पॉप कल्चर. इन छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स को हम ब्रेन ऑर्गेनॉइड्स बोलते हैं या फिर मिनी ब्रेन्स. These brain organoids can grow up to 0.5 centimeter, a piece of white tissue that you can actually visualize with the naked eye.
कि जो ब्रेन ऑर्गेनॉइड्स हैं ये 0.5 सेंटीमीटर तक बड़े हो सकते हैं, पी साइज हो सकते हैं। ये व्हाइट कलर के टिश्यूज होते हैं जिनको आप अपनी खुली आंखों से भी देख सकते हैं। खुली आंख मतलब खुली नेक्ड आइज मतलब विदाउट एनी टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन। We keep them floating in a juicy reddish stew that contains all the nutrients the cell need to survive. इन ऑर्गेनॉइड्स को एक जूसी रेडिश स्ट्यू में रखा जाता है जिसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि सेल को हेल्प करते हैं सर्वाइव करने के लिए। एंड इंडीड दे कैन सर्वाइव फॉर वीक्स, मंथ्स एंड ईयर्स। और इसके बाद ये वीक्स, हफ्तों तक, महीनों तक और ईयर्स तक सर्वाइव कर सकते हैं। Our record to date is 3 full years and it seems we could keep them even longer than that as long as someone keeps replacing the juice. अब ऑथर कह रहे हैं कि हमारा अब तक के जो रिकॉर्ड है इन ऑर्गेनॉइड्स को रखने का वो 3 साल का है, यानी कि 3 साल तक एक ऑर्गेनॉइड सर्वाइव कर पाया। और वो हमारा मानना है कि वो उससे भी ज्यादा सर्वाइव कर सकता है अगर कोई बार बार उनके जूस को रिप्लेस करता रहे। द ब्यूटी ऑफ दीज ऑर्गेनॉइड्स इज दैट दे they reenact the way that the human brain develops in the worm. इनकी जो मेन बात है ऑर्गेनॉइड्स की वो ये है कि ये रीएनैक्ट कर जाते हैं बिल्कुल उसी तरह से जैसे ह्यूमन ब्रेन डेवलप होता है वर्म के अंदर। Contrary to the mouse brains that fully formed in around 20 days, it takes 9 months for a human brain organoid to become similar at a molecular, cellular and functional level to that of a newborn baby brain. अब ये क्या, जो एक माउस का ब्रेन है वो 20 दिन लेता है पूरा फॉर्म होने में, लेकिन एक ह्यूमन ब्रेन जो है पूरे 9 मंथ्स लेता है पूरा फॉर्म होने के लिए अपने। और जो ये ऑर्गेनॉइड्स हैं इनको भी पूरा का पूरा सेलुलर फंक्शनल लेवल पे न्यूबॉर्न बेबी का पूरा ब्रेन बनने के लिए 9 मंथ्स चाहिए होते हैं। ये वो ऑर्गेनॉइड्स हैं डिश के अंदर जिसकी वजह से इस आर्टिकल का नाम पड़ा है ब्रेन इन अ डिश। बट डोंट गेट टू एक्साइटेड जस्ट येट, लेकिन इतने भी ज्यादा एक्साइटेड मत होइए। दीज आर एक्चुअली मिनिएचराइज्ड ह्यूमन ब्रेन्स इन अ डिश। ये एक्चुअली मिनिएचराइज्ड ह्यूमन ब्रेन नहीं है डिश के अंदर। दीज स्ट्रक्चर्स लैक सर्टेन सेल टाइप्स, देयर इज नो ब्लड सप्लाई and they lack input from other parts of the brain and from the known brain tissues in the body. ये जो स्ट्रक्चर्स है इनमें सर्टेन टाइप के सेल्स मिसिंग है, जैसे कि इनके पास कोई ब्लड सप्लाई नहीं है, इनके पास ब्रेन के दूसरे पार्ट से इनपुट नहीं आ रहे कुछ भी, और जितने भी और जो अदर ब्रेन टिश्यूज हैं उनसे इनका कनेक्शन कुछ भी नहीं है। Moreover, they are tiny with no more than 2.5 million neurons. और क्या बात है कि ये जो ऑर्गेनॉइड्स हैं बहुत ज्यादा छोटे हैं, इनके अंदर कितने 2.5 मिलियन न्यूरॉन्स हैं कंपेयर्ड विद 86 बिलियन न्यूरॉन्स इन द ह्यूमन ब्रेन, जबकि एक ह्यूमन ब्रेन के अंदर 86 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। Nonetheless, even with these limitations, this reductionist human brain model was crucial in helping my team figure out that the Zika virus was the culprit behind the outbreak of birth defects in the northeast of Brazil in 2015. इतना सब होने के बावजूद, इतनी सारी लिमिटेशंस होने के बावजूद, ये जो छोटा सा ह्यूमन ऑर्गेनॉइड है, ब्रेन ऑर्गेनॉइड है, इसने ऑथर की इतनी हेल्प की है जीका वायरस का पता लगाने के लिए कि जीका वायरस की वजह से बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट ऑफ ब्राजील इन 2015 में ब्राजील के अंदर बर्थ डिफेक्ट्स बहुत आए जो कि जिसका मेन कल्प्रिट क्या था, जीका वायरस। My lab has also used this tool to find novel treatments for some rare neurological disorders with no cure. Not bad for a teeny brain. और मेरी लैब ने इसको एज अ टूल भी यूज किया, ब्रेन ऑर्गेनॉइड्स को एज अ टूल भी यूज किया ताकि वो ऐसी रेयर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का जिनका आज तक कोई इलाज नहीं है उनका ट्रीटमेंट ढूंढ सके। नॉट बैड फॉर अ टीनी ब्रेन, जो कि एक छोटे से ब्रेन के लिए बुरा ना हो। As scientists have built on Sasai's initial discovery, we now have organoids that are even better at mimicking the molecular and cellular components of the human brain. Sasai की जो initial discovery थी उसके बाद हमने बहुत ही अच्छे तरीके के organoids और डेवलप कर लिए हैं जो कि मॉलिक्यूलर सेलुलर लेवल पे ह्यूमन ब्रेन को और ज़्यादा अच्छे से मिमिक कर पाते हैं, उनकी कॉपी कर पाते हैं। However, as important as this technology seems, there was still something missing. Brain organoids still wouldn't display the same neural network activity as the human brain.
कितनी भी टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाए लेकिन कुछ ना कुछ मिसिंग रह जाता है, जैसे कि इन ब्रेन ऑर्गेनॉइड्स में अभी तक कोई भी न्यूरल एक्टिविटी नहीं हुई है जैसे कि ह्यूमन ब्रेन्स में होती है। During development, millions of neurons are being produced every day, and as they mature, they start forming connections to each other. जब इनका डेवलपमेंट हो रहा होता है तो मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स आर प्रोड्यूस्ड, बहुत मतलब मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स जो है हर दिन प्रोड्यूस होते हैं, और जैसे जैसे वो मैच्योर होते रहते हैं वो आपस में कनेक्शंस फॉर्म करते रहते हैं। These connections aren't formed randomly, rather they will eventually form what's known as a structured neural network. ये रैंडमली फॉर्म नहीं होते इनका कनेक्शंस जो होता है, और इनफैक्ट ये जो है स्ट्रक्चर न्यूरल नेटवर्क होता है। द ऑर्केस्ट्रेशन ऑफ दीज नेटवर्क्स वाज थॉट टू इन्वॉल्व सिग्नलिंग फ्रॉम डिफरेंट ब्रेन रीजन्स एंड इवन नॉन न्यूरल टिश्यूज। Thus, it seemed unlikely that we would observe this type of neural network in human brain organoids in a dish. The orchestration of these networks was thought to involve signaling from different brain regions. जो हमारा ये नेटवर्क्स हैं हमारे ब्रेन के अंदर, ये बहुत ही अलग अलग पार्ट से और बहुत ही नॉन टिश्यूज से भी सिग्नल हो जाता है इनमें आपस में। तो ये बहुत ज़्यादा अनलाइकली है कि अगर हम ऑब्जर्व करें जो ये ह्यूमन ब्रेन्स हैं, ब्रेन ऑर्गेनॉइड्स जिसके अंदर है, इनके अंदर वही नेटवर्क स्टैब्लिश कर पाना बहुत मुश्किल है, वही नेटवर्क ऑब्जर्व कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ब्रेन में जितने भी सिग्नल्स होते हैं वो जरूरी नहीं खाली केवल उन सेल्स के बीच में हो, वो जो नॉन न्यूरल टिश्यूज हैं उनके बीच में भी हो सकते हैं, और टिश्यूज न्यूरल टिश्यूज और नॉन न्यूरल टिश्यूज के बीच में भी। Researchers would blame their intrinsic limitations based on what we know from studying the mouse brain. These structured networks should appear only in a fully formed brain inside an organism. It wouldn't be possible to recreate sophisticated brain activity in a dish. रिसर्चर्स का मानना है, रिसर्चर्स किस चीज़ पे ब्लेम करते हैं कि इंट्रिंसिक लिमिटेशन, कि एक इतना ज़्यादा सॉफिस्टिकेटेड ह्यूमन ब्रेन जो है हम एक डिश के अंदर नहीं उस चीज़ को रिक्रिएट कर सकते। वो फुल्ली फॉर्म ब्रेन के अंदर इतने सारे वेल स्ट्रक्चर्ड नेटवर्क्स हो सकते हैं, लेकिन हम एक पेट्री डिश के अंदर, एक डिश के अंदर ब्रेन ऑर्गेनॉइड्स में ऐसा पॉसिबल, ऐसा सॉफिस्टिकेटेड ब्रेन एक्टिविटी को हम रिक्रिएट ही नहीं कर सकते। दिस वॉज द प्रॉब्लम फॉर मी बोथ पर्सनली एंड प्रोफेशनली। इसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हुई, पर्सनली भी और प्रोफेशनली भी। ऑथर ऐसा बोल रहे हैं, द कंडीशंस दैट माई लैब करेंटली examines on are caused by perturbation in the structured neural networks such as schizophrenia and autism. I have a deep live understanding of these illness that comes from the fact that my son was born with profound autism. He is non-verbal with severe development and developmental delay and hundreds of seizures per week. Frequently engages in stereotyped and addictive behavior. He is able to spend hours in manipulating a single object, rocking in a chair, or persistently trying to accomplish an improbable task. Still, his mind is extraordinary when it comes to exploring the surrounding environment. He can spot a new item in a big store as if it was screaming his name. A Christmas light decoration can seem as fascinating as exploding nebula. Against this backdrop, the idea of trying to understand autism by studying a brain without neural activity would be like trying to understand diabetes by studying a pancreas without insulin. अब ऑथर क्या बोल रहे हैं कि जितने भी जैसे कि सिजोफ्रेनिया, ऑटिज्म वगैरह है, इनका उनसे बहुत ज़्यादा बड़ा कनेक्शन है, क्योंकि उनका जो बेटा है वो ऑटिज्म के साथ ही जन्मा। जब उसका बर्थ हुआ, उसको बर्थ से ऑटिज्म बीमारी है, वो नॉन वर्बल है, यानी कि वो बोल नहीं सकता, और उसमें बहुत सारे डेवलपमेंटल डिलेज भी हैं उसकी बॉडी के अंदर, और उसको हर वक्त 100 से ज़्यादा सीजर्स पड़ते हैं। सीजर्स मतलब दौरा बोलते हैं हिंदी में। ही फ्रिक्वेंटली एंगेजेस इन स्टीरियोटाइप एंड एडिक्टिव बिहेवियर। वो बहुत जल्दी एडिक्टिव या स्टीरियोटाइप बिहेवियर में एंगेज हो जाता है, और एक ही सिंगल ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट करने के लिए बहुत ही लंबा टाइम बिता देता है, यानी कि घंटों एक ही चीज़ को समझने के लिए उसको लग जाता है। कई बार एक ही चेयर के अंदर पड़ा रहता है और कुछ भी ऐसे ही फालतू में कुछ भी करता रहता है। स्टिल हिज माइंड इज एक्स्ट्रॉर्डिनरी, लेकिन उसका माइंड जो है बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी है जब वो अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट को एक्सप्लोर करता है। जैसे कि कोई भी अगर बड़ा स्टोर है और उसमें कोई एक न्यू आइटम रखा है, उसको सबसे पहले दिख जाता है, ऐसे कि जैसे कि वो आइटम चीख चीख के उसको बोल रहा हो कि मैं नया हूँ यहाँ पे।
या फिर अगर कोई क्रिसमस डेकोरेशन है तो उसको ऐसा लगता है जैसे एक्सप्लोडिंग नेबुला, बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग उसको चीज़ें लगती हैं। लेकिन इसको समझना बहुत मुश्किल है। इसका एक बैकड्रॉप क्या है इस चीज़ का, कि अगर हम डायबिटीज़ को पढ़ना शुरू करें, कैसे पढ़ना शुरू करें, पैनक्रियाज विदाउट इंसुलिन, ये बिल्कुल उसी तरह है। खाली विदाउट उसको अंदर तक पढ़े बिना हम उसको ऐसे अगर बाहर से पढ़ते रहें तो उसका कोई फायदा नहीं है। दिस लिमिटेशन इज वॉट फर्स्ट एनकरेज अस टू फाइंड वेज ऑफ अलाउइंग ब्रेन ऑर्गेनॉइड्स टू मैच्योर ओवर टाइम। इस लिमिटेशन ने हमें क्या किया, फोर्स किया, इसने एनकरेज किया हमें, ताकि हम जो ब्रेन ऑर्गेनॉइड्स हैं उनको डेवलप करें, उनको मैच्योर करने के लिए उनको टाइम दें। After keeping brain organoids alive for several months, we finally observed the spontaneous emergence of brain oscillatory waves, similar to those detected by electroencephalograms (EEG). These EEG-like oscillatory waves are ubiquitous in all living human brains, but were never before recorded emerging from any living human-made system. It was the final proof that this simplistic model of human brain could indeed in some ways recreate the organized formation of the networks that arise in the womb. Because autism is believed to start in utero, we are now applying this technology to understand how perturbation of these neural oscillations might cause autism. The research will hopefully lead us to better intervention for my son and millions of other people living with autism spectrum disorders worldwide. अब उन्होंने क्या किया, जब काफी मंथ्स हो गए उन ब्रेन ऑर्गेनॉइड्स को, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया उन ब्रेन ऑर्गेनॉइड्स में से ऑक्सिलेटरी वेव निकल रही थी, जो कि उन्होंने ईईजी के थ्रू डिटेक्ट करी। ये जो वेव्स थी बिल्कुल उसी तरह के सिमिलर थी जो कि एक ह्यूमन फर्टस के अंदर, जब एक वर्म के अंदर जब एक फर्टस होता है उसका जो ब्रेन डेवलप हो रहा था उसमें से निकलती हैं। इससे हमें बहुत ही ज्यादा प्रूफ मिलता है कि ह्यूमन ब्रेन जो है could indeed in some ways recreate the organized formation of the networks that arise in the womb, यानी कि वो अपने नेटवर्क्स जो है वॉर्म के अंदर ही बना लेता है। और इसलिए भी क्योंकि ऑटिज्म जो है एक्चुअली वो यूट्रस के अंदर ही फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है। वी आर नाउ अप्लाइंग दिस टेक्नोलॉजी टू अंडरस्टैंड हाउ परपेट्रेशन ऑफ दीज न्यूरल ऑस्किलेशंस माइट कॉज ऑटिज्म। अब हम ये इस टेक्नोलॉजीज के यूज से ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो न्यूरल ऑस्किलेशंस हैं इनकी वजह से कैसे ऑटिज्म हो रहा है जिस टाइम वो वॉर्म में होते हैं। द रिसर्च विल होपफुली लीड अस टू बेटर इंटरवेंशन फॉर माई सन। जो ये रिसर्च है ये हमें होपफुली बेटर रिजल्ट देगी मेरे बेटे के लिए और करोड़ों उन लोगों के लिए जो कि ऑटिज्म की वजह से, ऑटिज्म डिसऑर्डर जिनको है। The appearance of EEG-like waves in a human brain organoids was no doubt a major milestone, but it also triggered ethical and moral concerns. जो ब्रेन ऑर्गेनॉइड्स के अंदर EEG वाली वेव्स की उनका अपीयरेंस ये बहुत बड़ा माइलस्टोन था, लेकिन साथ ही ये इस बात को भी ट्रिगर करता है कि ये एथिकल और मोरल कंसर्न की बात है। The new technology that lets organoids develop in this way also allows them to incorporate input and output from other brain regions or sensory information, such as human stem cell derived retina or pain sensors. What if these organoids acquire some level of consciousness or self-awareness? While the goal of purposely creating consciousness using human brain organoids isn't just the focus of most investigators, consciousness might unintentionally emerge as techniques for disease modeling improve.